गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 17th ऑफ अक्टूबर और डे है मंडे 2022। तो पिछले कल हमने जो वो एक क्वेश्चन जो वो रीजनिंग का डिस्कस कर लिया था, एप्टीट्यूड का जो पेपर था एचएस का। तो एक क्वेश्चन हमने जो वो पिछले कल शाम के टाइम जो वो इवनिंग के टाइम डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और जो वो रीजनिंग के क्वेश्चन, और इसके साथ जो वो जो जनरल स्टडी का पेपर था उसमें से भी जो वो 5-6 क्वेश्चन जो वो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा काम है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करना। तो एच एस प्री का जो एग्ज़ाम है वैसे हमने पूरा ही डिस्कस करना है। तो इसमें हमने जो वो थोड़ा सा मिक्स जो वो कर दिया है कि इसमें जो वो जनरल स्टडी पेपर 2 जो है और पेपर 1 दोनों में से कुछ क्वेश्चन जो वो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है। उससे पहले हम लोग जो वो जो भी दूसरे वाले क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि यस, देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे डे 0 से रिलेटेड। ये जनरल स्टडी पेपर 1 का जो वो सी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13 था। डे 0 रेफर टू विच सिटी एज साउथ अफ्रीका। तो ये बोल रहा है कि डे 0 का जो लेसन है वो जो वो किससे है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर से है, रिलेटेड है डे 0। तो ये जो वो केप टाउन से रिलेटेड है, केप टाउन, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ECOLEX, इकोलेक्स जो वो कौन कंट्रोल करता है। तो इकोलेक्स को जो वो कंट्रोल करता है FAO, IUCN जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और UNEP। ये तीनों जो वो एक साथ इसको जो वो कंट्रोल करते हैं, मतलब कि ऐसे संयुक्त रूप से इसको कंट्रोल करते हैं, किसको, इकोलेक्स को। तो ए जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी IUCN या UNEP होता तो जो वो भी सही आंसर होता है। यहाँ पे UNFCC है, ठीक है, CCC है ना कि UNEP है। तो यहाँ पे क्योंकि AFAO ही है तो ए जो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन दैट वी एक्सपीरियंस इज लोकेटेड इन। ये बोला कि वायु प्रदूषण का अधिकतम हिस्सा जो वो निम्नलिखित में से किस में केंद्रित है। तो आपको पता है कि क्षोभ मंडल जो वो सबसे नीचे वाली परत होती है, ताप मंडल तो ऊपर वाली होगी, समताप मंडल ऊपर होगी, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसो स्फीयर भी ऊपर होती है। तो क्षोभ मंडल जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको मैं एक पिक्चर में जो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा देखिए 100 मंडल 0 से 12 किलोमीटर। तो आपको बताइए कि यहाँ पे जो वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। बाकी समताप मंडल ऊपर चले जाओ, फिर जो वो ताप मंडल में चले जाओ, ठीक है, यहाँ पे देखिए सैटेलाइट ऊपर घूम रहा है। वायुमंडल 700 से 190,000 किलोमीटर जो वो ऊपर है। तो ऐसे जो वो ओजोन रेखा भी देखिए यहाँ पे है ओजोन रेखा, तो इसके ऊपर देखिए कौन कौन से मध्य मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। या आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ट्रोपोस्फियर 0 से 12, स्ट्रेटोस्फियर हो गया। इस स्ट्रेटोस्फियर में जो यहाँ पे हवाई जहाज जो घूमेंगे, ओजोन लेयर देखिए यहाँ पे है नीचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक ये जो वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन पूछे गए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और काफ़ी डीपली जो पूछे गए थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ईजी है। डीप अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज। तो गहरे भूमिगत जल को क्या कहा जाता है, इसको एक्यूफर कहा जाता है, जल भृत कहा जाता है। देखिए जैसे कि नाम से बता है जल भृत, जल के अंदर जिसको कि फिर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, हैंडपम्प के द्वारा। तो जल के सॉरी जमीन के अंदर जो पानी है उसको जो वो एक्वेफर बोला जाता है, ना कि क्रस्ट। बफर कुछ और ही है, बेस फ्लो नाम से पता चला है, जो इसका आंसर नहीं होने वाला। नेक्स्ट था हु गेव द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो बायोडाइवर्सिटी जो है जैव विविधता, इस हॉटस्पॉट की जो सबसे पहले मतलब किसने कहा था, अवधारणा जो वो किसने दी थी। तो ये दी थी सॉरी जेम्स लवलॉक नहीं होगा इसका आंसर, ये होगा नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स ने जो ये जो वो इसके बारे में कहा था 1988 में। ये जो वो एक ब्रिटिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज नोन नॉट नोन फॉर टाइगर रिजर्व। तो टाइगर के लिए जो वो कौन सी नहीं जानी जाती है, देखिए कंबल हो गया, ये जो हमारी कंबल अभयारण्य है। ये जो वो मैंने कैसे याद रखा था कि ये कहाँ पे है, तो सबसे नया स्टेट जो वो मैंने याद रखा था, इससे रिलेटेड ऐसे किया था मैंने कुछ। तो कंबल नया स्टेट 29 स्टेट तेलंगाना बना है, तो तेलंगाना में जो वो कंबल अभयारण्य है जो कि टाइगर रिजर्व ही है, ठीक है। तो हमारे देश में जो वो 53 अप्रोक्सीमेट 53 ही होंगे, चेक करना पड़ेगा, 53 जो वो टाइगर रिजर्व है। जिसमें कि जो 53rd है जो सबसे नया है वो जो वो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है जो वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कंबल तो हो गया टाइगर रिजर्व। दुधवा जो वो हमारे उत्तर प्रदेश में है, ये भी टाइगर रिजर्व के लिए जो वो जाना जाता है। और एक काजीरंगा है, ये भी जो वो टाइगर रिजर्व के
और ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है, असम में है। और एक हजारीबाग है जो कि टाइगर रिजर्व के लिए नहीं जाना जाता, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये जो वो झारखंड में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हजारीबाग टाइगर रिजर्व, टाइगर पार्क, या सॉरी टाइगर नहीं बोलेंगे, हजारीबाग नेशनल पार्क। नेक्स्ट इस टाइगर रिजर्व के बारे में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को जो वो अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं, आंसर तो मैंने बता दिया, डिटेल में डिस्कस करेंगे अगर अभी टाइम हुआ तो। नेक्स्ट, when was the process of identifying the key biodiversity area starting in India? तो यहाँ पे जो वो पूछा है कि भारत में जो प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र को पहचानने का प्रक्रम है, वो जो वो कब प्रारंभ किया गया था। तो इस क्वेश्चन को जो वो हम लोग, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन को जो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सबसे पहले जो वो नेक्स्ट पार्ट में हम इसी को ही डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे इस पेज पे जो वो ए वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि एक्स इंट्रोड्यूस वाई सिंग, तो एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा, वाई को बोल रहा है ये कि एक्स बोल रहा है कुछ कि वाई के बारे में, ये बोले कि वह मेरे पिता, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप खुद पर रिलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए, वह मेरे पिता के पिता, अब मेरे पिता का पिता जो वो दादा हो गया, दादा की पोती जो वो मेरी सिस्टर हो गई, सीधी ऐसी बात है, दादा की पोती, मैं भी तो दादा का पोता हूँ, तो दादा की पोती मेरी सिस्टर हुई, ठीक है। पोती का पति जो वो मेरा जीजा हो गया, ठीक है, मतलब मेरी सिस्टर का पति जो वो मेरा जीजा हो गया। तो बोला वाई का एक्स के से क्या रिश्ता है, तो जो वो जीजा साला का रिश्ता हो गया, आप समझ रहे हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जीजा साला से भी राइट आंसर, ये बिल्कुल ईजी था। हालांकि सभी क्वेश्चन जो ऐसे नहीं थे, लेकिन जो इजी इजी थे उनको हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, बाकी हम लोग जो वो उनको भी डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी डीपली पूछे गए थे और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन थे, जिनको कि टाइम काफ़ी लगने वाला था। अगर आपने क्वेश्चन सॉरी पेपर दिया है तो आपको पता होगा कि कितना टाइम लगने वाला था। हॉर्स इज रिलेटेड टू है, तो यहाँ पे लिखा है जैसे घोड़ा जो वो घास से जुड़ा है, तो घोड़ा घास खाता है, वैसे गाय क्या खाती है, गाय भी तो घास ही खाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है पत्तियाँ, पत्तियाँ भी खाती है, लेकिन चारा जो वो यहाँ पे मेरे ख्याल से सही आंसर हो जाएगा। दूध तो नहीं खाती है, दूध भी वैसे गाय भी पी लेती है दूध, ठीक है, लेकिन यहाँ पे घास से जुड़ा है, इसका मतलब है घास खाता है, तो गाय क्या खाती है, चारा खाती है, ठीक है। तो फॉर्डर जो वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वो यहाँ पे कुछ लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फाइंड आउट द टर्म सच एज ए जी आई ओ ई के, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि ए जी जो वो जैसे आई ओ से रिलेटेड है, वैसे ही ई के आपने बताना है कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे पैटर्न ढूंढना पड़ेगा आपको। जो सबसे पहले तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि ए बी सी, फिर जो वो मैंने उल्टा लिख लिया ए बी सी, ठीक है, तो ये अपोजिट भी हो गया, और एक दो नंबर जो वो मैंने दे दिए, तो इनका कोड भी जो वो एक बार मैंने लिख लिया, क्योंकि ऐसे लिख लेंगे इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको जो वो 10-20 सेकंड में जो वो मैंने कर लिया, 10-20 सेकंड में जो वो मैंने लिख लिया, तो 10-20 सेकंड में जो वो अगर यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो ठीक है, तो इसको बना ही लो। वैसे कईयों को याद रहता है, मुझे हालांकि याद था, लेकिन मैंने जो वो फिर भी इसको लिख लिया, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, थोड़ा सा डाउट ना हो, इसलिए मैंने लिख ही लिया पहले। देखिए यहाँ पे लिखा है ए जी जो वो आई ओ से रिलेटेड है। अब देखिए ए का जो कोड है वो है आई, और जी का जो कोड है वो है 7, ठीक है। तो ए बन आई नहीं सॉरी, ए का कोड है 1 17 1 है, ठीक है। और आई का कोड जो वो 9 है, और ओ का जो कोड है वो जो वो कितना है, MNO 12 है, 12 है, यस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे तो पैटर्न समझ आएगा, कुछ ना कुछ पैटर्न आएगा समझ। 1 से 9 बना, या 1 से 7 को रिलेट करते हैं तो 6 में 6 प्लस हुआ, और 9 में 6 प्लस हुआ तो 9 10 11 12 9, ये मैंने जो वो कुछ गलती से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर ली। 9 MNO, यहाँ पे ओ को मैंने 12 लिख लिया, जबकि ओ जो 15 पे आता है, यस, ओ जो वो 15 पे आता है, ठीक है, 15 पे आता है, मैंने गलती से कर लिया, ठीक है, ओ जो वो 15 पे आता है। तो यहाँ पे 1 और 7 के बीच में 6 का डिफरेंस था, 9 और 15 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है, ठीक है। आप बोलेंगे कि ये तो आंसर मिल गया, 6 का डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में देखिए अब एल और आर के बीच में 16 का डिफरेंस है, 12 और 18 नंबर पे आते हैं, पी और वी के बीच में 16 और 12 22 के बीच में 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है। आप बोलेंगे ये तो कन्फ्यूज हो गया अब, ठीक है। तो खतरनाक वाला क्वेश्चन है, खतरनाक कुछ नहीं था, आप इसके बीच में रिलेट करिए अब, ठीक है। 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो वैसे ही आप चेक करेंगे तो ई के देखिए, ई के ई जो 5 नंबर पे, के जो वो 11 नंबर पे 6 का डिफरेंस है, वो तो ठीक है, लेकिन अब जो वो 11 के बाद 2 प्लस करिए, 12 13, 13 पे कौन सा नंबर आता है, एम आता है, तो 2 6 का डिफरेंस तो आगे था ही, तो बी जो वो एम वाला सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, थोड़ा सा पैटर्न ही चेंज कर दिया इसने क्वेश्चन का। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता था वैसे। देखिए, इफ टी ए पी इज कोडेड एट एस जेड, ये ईजी था। ये इसलिए ईजी था क्योंकि एस के बाद टी आता है, देखिए माइनस किया है कि किसने। हाँ, एक जेड के बाद ए आता है, मतलब कि माइनस कर दिया, पीछे चला गया। ओ के बाद पी आता है, तो वैसे ही फ्रिज का पूछा है इसने। तो फ्रिज ई आता है, एफ से पहले ई आता है, ठीक है। आर से पहले क्यू आता है, ई से पहले डी आता है, और दूसरा वाला भी डी है तो डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डी जो वो हमारा सही आंसर लग रहा है। 2 4 तक आप देखिए, इसमें जो वो बाकी ऑप्शन में नहीं मिलेगा वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ टी सी, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि आप जो कंपेयर करते चलिए। जैसे टी सी पी लिखा है, जो भी है, ठीक है। ड्रिंक फ्रूट टी जो वो इसका कोड है, इसका मतलब है। फिर आप इसको देखिए, इसका कोड जो वो जूस इज स्वीट है। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, इन दोनों में कॉमन जो वो जूस है, देखिए जूस इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसमें और इसमें कॉमन देखिए क्या है, तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। इसका मतलब जूस का जो हमारा जो भी कोड मिल गया वो सी मिल गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसको करना था। और इसने पूछा है कि ही इज इंटेलिजेंट, इसका मतलब है। तो इसने पूछा कि इस लैंग्वेज में स्वीट का क्या मतलब है, ठीक है। स्वीट का मतलब क्या है, तो स्वीट जो देखिए कहाँ पे है, पहले तो स्वीट जो वो यहाँ पे है। क्योंकि इससे हमें पता चला कि इस का मतलब कुछ और ही है, तो स्वीट का जो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ली भी इससे रिलेटेड हो रहा है, इज से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वो इज, देखिए इसमें भी इज है और इसमें भी इज है, इसमें भी ली है और इसमें भी ली है। तो इसका मतलब इज का कोड ली हो गया। तो यहाँ पे एक ही बचा सिर्फ की, के डबल की। तो की विल बी द राइट आंसर। और क्वेश्चन भी थे, कहाँ चले गए, यस, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। मेरे ख्याल से और क्वेश्चन जो वो नहीं बचे हैं। चलिए, टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने बोला था कि डिस्कस कर लेंगे, अगर टाइम बचा तो। टाइम है अभी। वर्तमान में जो वो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि कुछ फैक्ट्स है टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। 53 टाइगर रिजर्व है, देश में सबसे नवीनतम मतलब नया, तो ये हमने डिस्कस किया। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। तमौर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त के क्षेत्र को घोषित किया गया है। 52 टाइगर रिजर्व राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, जिसे 2021 में जो मान्यता दे दी थी टाइगर रिजर्व की। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो वो भारत का पहला बाघ रिजर्व जो वो जिम कॉर्बेट है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट वाला। और यहाँ पे लिखा है कि जिसने 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हालांकि जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क का दर्जा 1936 में दिया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वो नागार्जुन सागर श्री सेलम सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटा देखते हैं। सबसे छोटा जो वो यहाँ पे महाराष्ट्र में है, छोटा टाइगर रिजर्व पेंच, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व जो वो नाम दफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। देश में कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं, ये भी एक फैक्ट है। 19 में बाघों की रिपोर्ट के अनुसार जो वो कितने थे, 2967 बाघ थे। भारत में सबसे अधिक जो वो 526 बाघ जो वो मध्य प्रदेश में है। ऐसे याद रखिए, मध्य प्रदेश सबसे बीच में है, जंगल भी ज़्यादा है, बाघ भी ज़्यादा है, ठीक है। कर्नाटक में सबसे अधिक जो वो 524 बाघ पाए जाते हैं, सबसे अधिक लिखा है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसने बोला 526, कर्नाटका में दूसरे नंबर पर हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद हो गया, यस। नेक्स्ट है 29 जुलाई को विश्व भर में, ये आप याद रख सकते हैं, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस जो वो मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्या है, मतलब इसका क्या मतलब है। तो देश में बाघों की लगातार घटती आबादी है, हो रही है, मतलब कि घट रही है आबादी। तो इसलिए जो इनको संरक्षण, इनके संरक्षण के लिए, इनकी देखभाल के लिए, इनकी रक्षा के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो वो की गई थी, जिसके तहत जो वो कई सारे कदम जो वो उठाए गए, ऐसा जो वो यहाँ पे लिखा है। राजस्थान के जोधपुर के कैलाश सांखला के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम 1973 में शुरू किया। इसलिए जो वो इनको जो वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, तो पूरे भारत में 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे। और 9 वो कौन कौन से थे, मानस हो गया, पलामू, रणथंभौर, बांदीपुर, कान्हा, मेलघाट, जिम कॉर्बेट हो गया, सुंदरबन हो गया, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हो गया। आगे है कैसे बनाए जाते हैं टाइगर रिजर्व, इसको डिस्कस नहीं करेंगे।
बाकी जो वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो वो और टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही एक और क्वेश्चन बनता है तो इसमें हम जैसे असम में कौन कौन से मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा हो गया, पाकुई, कमलांग, तो ये सभी जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक अलग जैसे पार्ट में। ठीक है, फिलहाल जो वो आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।